नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी की थी आवर्त सारणी के बारे में। आइए आज हम और डिटेल में स्टडी करते हैं। ये जो आपके सामने दिखलाई पड़ रही है ये आवर्त सारणी है। अब बात ये आती है कि आवर्त सारणी में किसको रखा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया में जो कुछ भी है वो सामान्यतः तीन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। या तो वो पदार्थ होगा, या तो वो ऊर्जा होगी, और या तो वो आकाश होगा। पहली चीज़ है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कहते हैं ऐसी किसी भी वस्तु को जिसमें भार हो और जो स्थान घेरे, उसे सामान्यतः विज्ञान की भाषा में पदार्थ कहते हैं। जैसे हम अपने आसपास विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि कुर्सी है, मेज है, गिलास है, पानी है, पंखा है। आइए कुर्सी को देखें। कुर्सी क्या है? कुर्सी पदार्थ है कि ऊर्जा है कि आकाश है? तो क्या कुर्सी में अगर हम देखें तो क्या कुर्सी में भार होता है? हाँ, होता है। कुर्सी में वजन होता है। कुर्सी 1 किलो की हो सकती है, 2 किलो की हो सकती है, 3 किलो की हो सकती है, 10 किलो की हो सकती है। तो कुर्सी का अपना कुछ ना कुछ वजन है। क्या कुर्सी स्थान घेरती है? तो हाँ, कुर्सी स्थान घेरती है। कुर्सी ने कुछ न कुछ जगह घेर करके रखी हुई है। इसी कारण जहाँ कुर्सी है वहाँ हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब कुर्सी में वजन भी होता है और कुर्सी स्थान भी घेरती है। और यदि कोई वस्तु जिसमें वजन होता है और जो स्थान घेरती है तो वो पदार्थ होती है। इसका मतलब कुर्सी एक प्रकार का पदार्थ है। जल की बात करें, जल क्या है? क्या जल में वजन होता है? तो जल में, हाँ, जल में वजन होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे गिलास है, गिलास खाली है, ठीक है, उसमें जल नहीं भरा हुआ है। यदि हम केवल गिलास को तौलें तो उसका वजन कम आएगा। गिलास में यदि हम पानी भर देंगे, पानी भर करके तौलेंगे तो उसका वजन ज़्यादा आएगा। तो पानी भरे हुए गिलास का वजन ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है। इसका मतलब पानी में भी अपना कुछ ना कुछ वजन है, कुछ ना कुछ भार है। यानी कि पानी में भार होता है और पानी ने गिलास के अंदर कुछ जगह घेरी हुई है। यानी कि पानी भी एक तरह का पदार्थ है। गैसों की बात करें, जैसे वायु है। वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है। वायु क्या है? क्या वायु ऊर्जा है या पदार्थ है या आकाश है? तो क्या वायु में वजन होता है? तो अब कुछ लोग कहेंगे हाँ वजन होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता है। तो आइए उसके प्रयोग से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास गुब्बारा है। गुब्बारा खाली है, उसमें हवा या वायु नहीं भरी हुई है, ठीक है। तो एक तराजू में एक साइड में हम लोग खाली गुब्बारा ले लें और एक साइड में फूंक मार करके गुब्बारे को फुला लें। तो जैसे हम गुब्बारे में फूंक मारेंगे तो गुब्बारे के अंदर क्या चली जाएगी? हवा चली जाएगी। तो एक फूला हुआ गुब्बारा, हवा भरा हुआ गुब्बारा ले लें, उसको तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें। तो एक पलड़े में खाली गुब्बारा और दूसरे पलड़े में हवा भरा हुआ गुब्बारा। दोनों को यदि तौलें तो आप देखोगे जिस गुब्बारे में हवा भरी हुई है वो पलड़ा नीचे हो जाता है और जिस पलड़े में खाली गुब्बारा था वो पलड़ा ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिस पलड़े में हवा भरी हुई थी वो पलड़ा नीचे क्यों हो गया? वो पलड़ा नीचे अधिक भार की वजह से हो गया। वो भार किसका था? वो भार था उस गुब्बारे के अंदर भरी हुई वायु का। यानी कि वायु में कुछ न कुछ भार होता है। क्या वायु स्थान घेरती है? तो हाँ, वायु को जिस भी बर्तन में
या जिस भी पात्र में रखा जाता है वायु उतना ही स्थान घेर लेती है। जैसे हमने गुब्बारे के अंदर वायु भरी हुई है, तो वायु ने गुब्बारे के अंदर कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ है, जिसके कारण गुब्बारा फूला हुआ है। इसी गुब्बारे को फोड़ दें, छेद कर दें, तो उससे वायु निकल जाएगी और वो वायु पूरे कमरे में फैल जाएगी, यानी कि वो वायु कमरे के बराबर स्थान ग्रहण कर लेगी। तो वायु स्थान भी घेरती है, क्योंकि वायु में वो भार भी होता है, वायु स्थान भी घेरती है। इसका मतलब वायु भी एक या गैस भी एक पदार्थ है। ठीक है, अब आते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है? जैसे हम प्रकाश की बात करें, एक उदाहरण के तौर पर प्रकाश को लेते हैं। प्रकाश, क्या प्रकाश में भार होता है? या मान लीजिए जिस कमरे हम बैठे हैं उस कमरे में प्रकाश आ रहा है, तो क्या हम कभी कहते हैं कि इस कमरे में 1 किलो प्रकाश आ गया, इस कमरे में 2 किलो प्रकाश आ गया है, या इस कमरे में 3 किलो प्रकाश आ गया है? ठीक है, हम कम ज़्यादा की बात करते हैं कि हाँ अभी थोड़ा कम प्रकाश है, ज़्यादा प्रकाश है। तो कम ज़्यादा से तात्पर्य उसकी तीव्रता से होता है, ना कि उसके भार से। यानी कि प्रकाश में भार नहीं होता है और ना ही प्रकाश स्थान घेरता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस कमरे में प्रकाश है तो हम वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे, यदि प्रकाश है तो हम वहाँ बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि प्रकाश ने कोई जगह ऑक्युपाई नहीं की हुई है, कोई जगह नहीं घेरी हुई है, और ना ही प्रकाश में कोई भार होता है। यानी कि प्रकाश क्या है? एक तरह की ऊर्जा है, जिसमें ना तो कोई भार हो और ना ही कोई वो वस्तु या वो चीज स्थान घेरे, लेकिन उसके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, उसकी वजह से कुछ ना कुछ कार्य हो जा रहा हो, उसे हम कहते हैं ऊर्जा। यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। अब जैसे हम लोग हैं, अभी मान लीजिए कमरे के अंदर धूप नहीं आ पा रही है, तो और यदि हम कमरे के बाहर चले जाते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं, तो हमको गर्मी महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से हमको गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन प्रकाश में ना तो कोई भार है और ना ही प्रकाश कोई स्थान घेर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, हमको गर्मी महसूस करा रहा है। तो कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा, जबकि उसमें कोई भार नहीं होता है और ना ही वो कोई स्थान घेरता है। जैसे हम विद्युत की बात करें, विद्युत को समान बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं। कि जैसे हमारा पंखा चल रहा है, पंखा कैसे चल रहा है? पंखा जो कार्य कर रहा है, पंखा घूम रहा है, तो कौन करा रहा है? विद्युत करा रही है। पंखे में हालांकि भार होता है, पंखा एक पदार्थ है, जो उसमें तार लगा है उसमें भी भार होता है, तो जो तार भी किसी न किसी पदार्थ का ही बना हुआ है। लेकिन यदि हम विद्युत की बात करें, उसमें जो पंखे तक विद्युत पहुंच रही है, जो बिजली पहुंच रही है, वो कितनी पहुंच रही है? क्या उसका कोई वजन है? वजन नहीं उसका। 1 किलो पहुंच रही है कि 2 किलो पहुंच रही है, 3 किलो पहुंच रही है। ठीक है, तो विद्युत में कोई वजन नहीं होता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि विद्युत की मात्रा 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, तो वो एक अलग इकाई है। किलोवाट एक अलग इकाई होती है, वो भार की इकाई नहीं है। भार की इकाई होती किलो या ग्राम या मिलीग्राम। ठीक है, तो बिजली में या विद्युत में कोई भार नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि पंखे में 1 किलो विद्युत पहुंच रही है या 2 किलो पहुंच रही है। तो विद्युत में ना तो कोई भार है और ना ही विद्युत कोई जगह घेर रही है। हालांकि तार जगह घेर रहा है, पंखा जगह घेर रहा है, लेकिन विद्युत जगह नहीं घेर रही है। तो विद्युत क्या है? विद्युत एक तरह की
ऊर्जा है, क्योंकि वो काम तो कर रहा है, लेकिन ना तो उसमें कोई भार है और ना ही वो कोई स्थान घेर रहा है। इसका मतलब विद्युत एक तरह की ऊर्जा है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है। ऊष्मा, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में गर्मी कहते हैं, हीट कहते हैं। हीट क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो बर्तन हैं, एक बर्तन में गर्म जल भरा हुआ है या अच्छी गर्म चाय भरी हुई है, और दूसरे बर्तन में पानी भरा हुआ, सामान्य पानी भरा हुआ है। एक में गर्म पानी है और दूसरे में सामान्य पानी है। तो क्या हम गर्म पानी को तौलेंगे, मतलब दोनों बर्तन का सेम साइज है, सेम लिक्विड ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब एक में गर्म पानी है और दूसरे में सामान्य पानी है, और यदि हम उस पानी को तौलें, गर्म पानी को तौलें और ठंडे पानी को तौलें, तो क्या दोनों का वजन अलग अलग आएगा? हालांकि दोनों बर्तनों की कैपेसिटी एक ही है, दोनों में पानी 1 लीटर ही पहले से भरा। तो पानी तो खैर पानी तो पदार्थ है, लेकिन हम कहें गर्म पानी, तो गर्म पानी अगर गर्म कर दें पानी को, तो 1 लीटर से क्या 2 लीटर हो जाएगा? वो नहीं। ठंडा पानी है तो क्या वो 1 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि गर्म और ठंडा से उसके वजन में असर नहीं पड़ता है। कि गर्म पानी है तो वजन ज़्यादा होगा, ठंडा पानी है 1 लीटर तो उसका वजन कम होगा। तो यानी कि ये ठंडा या गर्म होना, यानी कि ऊष्मा का होना, ठीक है, ऊष्मा में कोई वजन नहीं होता है, न और ना ही उसमें कोई स्थान घेरती है। ठीक है। तो यानी ऊष्मा की मात्रा हो सकती है, हालांकि कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो जगह नहीं घेरती है और ना ही उसमें कोई वजन होता है। यानी कि ऊष्मा या हीट भी एक तरह की ऊर्जा है। तो ये हो गया ऊर्जा के बारे में। ठीक है। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, जो कुछ ना कुछ कार्य तो करे, लेकिन उसमें ना तो वजन हो और ना ही उस जगह घेरे, उसे हम कहते हैं ऊष्मा। और तीसरी चीज आती है आकाश के बारे में या स्पेस के बारे में। स्पेस क्या है? तो पदार्थ और ऊर्जा को छोड़ करके जो भी कुछ शेष बचता है ब्रह्मांड में, वो आकाश है। आकाश से हमारा तात्पर्य केवल आसमान से ही नहीं होना चाहिए, स्काई से ही नहीं होना चाहिए कि जो हम ऊपर देखते हैं कि आसमान नीला नीला, वही आकाश है। वास्तव में पदार्थ को और ऊर्जा को छोड़ करके इस ब्रह्मांड में जो भी शेष बचता है वो आकाश है। यानी कि ये दुनिया केवल 3 चीज़ों से मिलकर के ही समानता बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें कुछ न कुछ भार हो, वजन हो और जो स्थान घेरे। दूसरी चीज़ है ऊर्जा। ऊर्जा में कोई वजन नहीं होता, कोई भार नहीं होता, ना स्थान घेरती है, लेकिन वो कार्य को करा सकती है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। जैसे प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है। और पदार्थ और ऊर्जा को छोड़ करके जो भी इस ब्रह्मांड में शेष बचता है वो होता है आकाश या स्पेस। ठीक है। अब हम आते हैं पदार्थ पर। पदार्थ कितने प्रकार का हो सकता है? पदार्थ भी 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग ऊर्जा और आकाश इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अब चर्चा हम केवल पदार्थ के बारे में करेंगे। पदार्थ कितने टाइप का हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है? तो पदार्थ 3 प्रकार का हो सकता है। पदार्थ नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 मिश्रण। तो पदार्थ 3 प्रकार का हो सकता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तीनों में क्या अंतर होता है? तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व कहते हैं ऐसे पदार्थ को जो केवल
जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है उसे पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई, परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु होता है किसी भी पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई है उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे हम लोहा ले लें, लोहे के टुकड़े ले लें, लोहे के छोटे से छोटे टुकड़ा करते जाएं, उसको काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि उस लोहे के टुकड़ा जो बहुत ही अनंत सूक्ष्म हो चुका होगा, उसके बाद में हम उसके टुकड़े करना संभव नहीं होगा या उसके हम टुकड़े नहीं कर पाएंगे। तो पदार्थ की उस अवस्था, उस सूक्ष्म अवस्था जिसके बाद उसका डिवीजन या उसका विखंडन संभव ना हो, तो पदार्थ की उस सूक्ष्म अवस्था को कहते हैं परमाणु। तो प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम इकाई से मिलकर के बना होता है, उस सूक्ष्मतम इकाई को हम कहते हैं परमाणु। ठीक है। तो यदि एक ही प्रकार के परमाणु जैसे लोहा ही है, तो लोहा का जो छोटा पार्ट होगा, जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होगी, वो परमाणु। तो जब लोहे के बहुत सारे परमाणु, अनंत परमाणु आपस में मिल जाते हैं, तब जाकर के बनता है लोहा का एक बड़ा टुकड़ा। यानी कि लोहा केवल लोहे के ही छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। अब चूंकि लोहा केवल लोहे के ही छोटे छोटे से परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, इसका मतलब लोहे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, इसका मतलब लोहा एक तत्व है। ठीक है। इसी तरह सोना है, तो सोना है, चांदी है, ठीक है। और या फिर आप देखें गैसों में ले लें तो ऑक्सीजन है, जो हम लोग श्वसन क्रिया में लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? तो ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो होता है O2। उसका जो रासायनिक सूत्र होता है O2। वो एक प्रतीक दिया गया है ऑक्सीजन गैस के लिए। ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है? तत्व है, यौगिक है या परमाणु है? यदि हम ऑक्सीजन को देखें, O2 क्यों लिखा गया? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम मिले हुए। वास्तव में जो गैस होती है, ऑक्सीजन एक गैस है, वो 2 छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर इस कमरे में जैसे ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पर जब भी ऑक्सीजन रहेगी तो 2-2 परमाणुओं के जोड़े में रहती है ऑक्सीजन गैस। इसीलिए हम कहते हैं O2। टू जो लगाते हैं इसके मतलब है कि उस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब चूंकि दोनों ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं, O2 दोनों ऑक्सीजन है, एक ही प्रकार के दोनों परमाणु हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन भी एक तत्व है, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के ऑक्सीजन बनी हुई है। तो लोहा भी एक तत्व है। लोहा का एक प्रतीक होता है आयरन। ठीक है। जिसको हम Fe से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये Fe। ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन को जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, O होता है। तो ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व कहते हैं ऐसे पदार्थ को जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं तत्व। अब बात आती है यौगिक की। यौगिक किन्हें कहते हैं? यौगिक कहते हैं ऐसे पदार्थ को जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। यानी कि यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे और वो निश्चित अनुपात में मिले होंगे। जैसे कि जल, वाटर। ठीक है। तो वाटर का आप लोग को सूत्र मालूम है क्या होता है? ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि वाटर का सूत्र होता है H2O।
अब यहाँ पर बता सकते कितने तत्व हो गए, H भी एक तत्व है, हाइड्रोजन, और 2 नीचे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और उसके बाद O लगा है, O है, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि O किसका प्रतीक होता है, ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन एक दूसरा तत्व आ गया। H एक दूसरा तत्व था, H के 2 परमाणु थे, H2, और O मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक दूसरे तत्व का परमाणु है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका अनुपात भी निश्चित है। निश्चित है कि नहीं निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि H2 मतलब कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, O मतलब 1 ऑक्सीजन, तो अनुपात कितना हुआ, हाइड्रोजन 2 हुए और ऑक्सीजन 1 हुआ, यानी कि अनुपात हो गया 2:1। तो यहाँ पर H2O में तत्व डिफरेंट हैं, 2 अलग अलग तत्व हैं, जबकि उनका अनुपात जो है वो निश्चित है। जल जहाँ पर भी होगा वहाँ हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, या कहीं पर भी लो। यदि हमने 4 हाइड्रोजन ले लिए, 1 ऑक्सीजन ले लिया, यानी कि H4O ले लिया, या H3O ले लिया, ठीक है, तो ये जल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या डिफरेंट हो गई, 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, तो वो और कुछ होगा, लेकिन वो जल नहीं है। अगर जल है तो हाइड्रोजन 2 ही होंगे और ऑक्सीजन 1 ही होगा। तो यौगिक तत्व क्या होता है, तत्व में एक ही परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक क्या होता है, यौगिक में एक से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं और वो निश्चित अनुपात में होते हैं। अब तीसरी चीज आती है मिश्रण, या इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिश्रित कर दिए जाएं, या 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिश्रित कर दिए जाएं, और मिश्रित किस अनुपात में किया जाए, उसको हम किसी भी अनुपात में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तत्वों को भी आपस में मिश्रित कर सकते हैं, यौगिकों को आपस में मिश्रित कर सकते हैं, या एक तत्व को ले लें और या दूसरे यौगिक को ले लें, तत्व और यौगिक को आपस में मिश्रित कर सकते हैं, और किसी भी अनुपात में मिश्रित कर सकते हैं। तो जो परिणामी तैयार होगा, जो रिजल्टेंटली तैयार होगा, उसको हम कहते हैं मिश्रण। जैसे 2 तत्वों को मिश्रित कैसे करें, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, जैसे महिलाएं हैं या लेडीज हैं, वो गहने पहनती हैं, ठीक है, तो गहने किसके बने होते हैं, सोने के बने होते हैं, गोल्ड के बने होते हैं, ठीक है। और सोना क्या है, सोना एक तत्व है, क्योंकि सोना एक ही प्रकार के परमाणु, यानी कि सोने के परमाणुओं से मिलकर के ही बना हुआ है, तो सोना अपने आप में एक तत्व है। आइए अब इस तत्व में हम दूसरे तत्वों को मिलाएं। क्या जो महिलाएं सोना पहनती हैं वो शुद्ध होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि यदि हम उससे गहने बनाएंगे तो गहना हमारा टूट जाएगा। तो उसको कठोर करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धता मिलाई जाती है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, और इम्प्योरिटी के रूप में कोई दूसरा तत्व हम मिलाते हैं। जैसे सामान्यतः सोने में तांबा मिलाया जाता है, तांबा जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। कॉपर भी अपने आप में एक तत्व है, क्योंकि कॉपर की जो धातु होती है उसमें यदि हम देखें तो वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के कॉपर बना हुआ है, और वो है कॉपर के परमाणु। जब कॉपर के बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तब तैयार होती कॉपर की धातु। तो कॉपर भी अपने आप में एक तत्व है, सोना भी अपने आप में एक तत्व है, और इन दोनों को गर्म करके पिघला करके मिक्स कर दें तो दोनों तत्वों के परमाणु मिक्स हो जाएंगे। मिक्स तो हो गए, ठीक है। क्या ये एक निश्चित अनुपात में है, मिक्स हुए 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु, लेकिन यहाँ पर अनुपात निश्चित नहीं है, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना कॉपर मिक्स करना चाहते हैं। हो सकता है 1 किलोग्राम सोना में हम 100 ग्राम कॉपर मिक्स कर दें,
ये हमारे मन की बात है। 1 किलोग्राम सोना में हम 200 ग्राम कॉपर मिक्स कर दें, हम और कठोर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कॉपर को, सोने को किसी भी अनुपात में रख सकते हैं। तो यानी कि जब दो तत्वों को किसी भी अनुपात में मिक्स किया जा सके, तो जो तैयार होगा, जो मिश्र धातु तैयार होगी, वो मिश्र धातु एक मिश्रण है। ठीक है। इसी प्रकार तत्वों की जगह हम यौगिक भी ले सकते थे, जैसे पानी। पानी तत्व तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक से अधिक तत्वों के परमाणु हैं। जैसे H2O, पानी को क्या बोलते हैं? H2O। उसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। ठीक है। तो पानी एक यौगिक है। पानी में दूसरे यौगिक को मिला दें, जैसे कि नमक। नमक जो खाने वाला नमक होता है, उसका सूत्र होता है NaCl। Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोरीन। ठीक है। तो इसमें सोडियम के और क्लोरीन के परमाणु होते हैं, तो वो भी एक तरह का यौगिक है और निश्चित अनुपात में होते हैं। तो NaCl नमक भी एक यौगिक है। तो पानी में यदि हम नमक को मिला दें, ठीक है, या शक्कर को मिला दें, शक्कर भी एक तरह का यौगिक है, तो जो तैयार होगा, जो भी कुछ, शक्कर को मिला के शरबत तैयार हो गया। ठीक है। तो वो एक मिश्रण है, और हम शक्कर को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, हमारे मन की बात है। कम मीठा चाहते हैं तो कम शक्कर मिलाएं, ज़्यादा मीठा चाहते हैं ज़्यादा शक्कर मिला दें। तो दो यौगिकों को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। यदि हम किसी भी अनुपात में मिला सकें तो वो फिर यौगिक नहीं है, फिर उसे हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मिश्रण। तो पदार्थ 3 प्रकार के हो सकते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो आवर्त सारणी में जो ये रखे हुए हैं, अब इन तीनों में से क्या रखा हुआ है? तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तो आवर्त सारणी में रखे जाते हैं तत्व। तो आवर्त सारणी में हम यौगिक नहीं रखते हैं, यानी कि जल कहीं पे नहीं मिलेगा आपको आवर्त सारणी में। ठीक है। कहीं पर आपको शरबत नहीं मिलेगा, इसमें आपको जो मिलेगा वो तत्व मिलेगा। तत्व जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लोहा है, आयरन है, ये मिलेंगे। तो आवर्त सारणी में तत्व रखे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, तत्वों को एक प्रतीक दिया जाता है जिससे हम पहचानते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसके एक पहचानने के लिए एक प्रतीक देते हैं। जैसे हमारे पास एक आम है, तो हम उसको प्रतीक 1 बनाते हैं ना। 2 आम हैं तो 2 का एक सिंबल होता है, घुमा करके, ये ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, 1 और ये 2 3, है ना। 3 चीज़ें हैं तो उसको 3 को एक सिंबल दे देते हैं। वैसे ही तत्वों को एक प्रतीक दिया जाता है पहचानने के लिए कि हाँ ये तत्व है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ये लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का, तो हाइड्रोजन को प्रतीक दिया गया है H। ठीक है। और उसके बाद ये हीलियम एक होता है, राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखा रेड कलर से लिखा हुआ है He, तो हीलियम का प्रतीक होता है He। लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का होता है Be। तो जो मैं बोल रहा हूँ ये तत्व हैं, और ये Be वगैरह, Li वगैरह है उनके प्रतीक हैं। तो तत्वों को एक प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। तो यानी कि पीरियोडिक टेबल में क्या रखे होते हैं? तत्व रखे होते हैं। अब बात आती है, तत्व रखे तो हुए हैं, इनका कुछ ना कुछ क्रम होगा, किस क्रम में रखे गए हैं यहाँ पर? तो तत्वों को रखा जाता है उनके परमाणु क्रमांक के क्रम में या परमाणु संख्या के क्रम में। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है? देखिए, हर एक तत्व के ऊपर, जैसे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर एक नंबर पड़ा हुआ है 1। इसी तरह हीलियम है, हीलियम के ऊपर पड़ा हुआ है 2। लिथियम है, लिथियम के ऊपर ये पड़ा हुआ लेफ्ट साइड में 3। बेरिलियम के ऊपर पड़ा हुआ है 4। तो ये नंबर क्या है? ये इन तत्वों के परमाणु क्रमांक हैं। अब ये परमाणु क्रमांक कहाँ से आते हैं? 1 2 3 4 नंबर कहाँ से आए? तो आइए परमाणु क्रमांक के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक
तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो वास्तव में जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है उसके परमाणु कहते हैं, और जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक परमाणु के पास में सामान्यतः 3 मौलिक कण होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा अदर पार्टिकल भी होते हैं, जैसे मेसॉन हैं, कप्पा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन ये फंडामेंटल जो पार्टिकल है, मौलिक कण हैं, वो 3 ही माने गए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये कण किसी परमाणु के अंदर कैसे रहते हैं, परमाणु की कैसी संरचना होती है, तो परमाणु की संरचना के बारे में काफ़ी स्टडी की गई और ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि जो परमाणु का आकार होता है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप्ड होता है, ठीक है। जैसे गेंद होती है, फुटबॉल होती है, तो गेंद कैसी होती है? गोलाकार होती है। फुटबॉल गोलाकार है, ठीक है। वैसे परमाणु भी हमारा गोलाकार होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने एक बनाया भी हुआ है, ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन का परमाणु। अब बात आती है इसमें एक जो 3 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कण कहाँ रहते हैं? तो प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि 3 में से जो 2 कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के नाभिक में रहते हैं। नाभिक कहते हैं एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्रीय भाग होता है, उसको नाभिक कहते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। और न्यूट्रॉन भी कहाँ रहते हैं? नाभिक में, सेंटर में, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, इसमें रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं, ठीक है। समानता उसे ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, यहाँ पर सेंटर में देखिए लिखा हुआ है, नाभिक जो है, नाभिक में एक लिखा हुआ है 1p और प्लस चार्ज लगा हुआ है। 1 का मतलब 1 है, p मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, ठीक है। जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ये भी प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष के आधार पर कहा जाता है कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब न्यूट्रॉन विद्युततासीन होता है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज या ऋण आवेश। तो देखिए, सेंटर पे कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है, और 1 प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश है, ठीक है। और हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन कितने हैं? अब देखिए, न्यूट्रॉन नहीं है, केवल 1p है, 1 प्रोटॉन ही है, ठीक है। और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, और ऊपर क्या लगा? निगेटिव। निगेटिव मतलब उसके चार्ज को प्रदर्शित कर रहा है, उसमें 1 इकाई ऋण आवेश है, ठीक है। तो अब देखिए, नीचे लिखा भी हुआ हाइड्रोजन का परमाणु। तो हाइड्रोजन का परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? वास्तव में किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इकाई धन आवेश होंगे नाभिक में, उतनी संख्या में बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, ऋण आवेश होंगे। यदि नाभिक में 1 प्रोटॉन है, 1 धनावेश है, तो बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 ऋण आवेश होगा। यदि नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 10 इकाई धनावेश नाभिक में है, तो बाहर 10 इकाई ऋण आवेश होंगे, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु में इक्वल रहती है, बराबर रहती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु में देखें तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। इसी को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं परमाणु क्रमांक को कि किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी हम परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो गया 1। न्यूट्रॉनों की संख्या है 0, क्योंकि इसके नाभिक में 0 न्यूट्रॉन है। परमाणु संख्या देखिए हमने लिखा भी हुआ है 1। क्यों 1 लिखा? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 1 है। और तीसरी चीज आती है, नई चीज यहाँ पर द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहते हैं नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है और जो न्यूट्रॉनों की संख्या उसके योग को। तो यहाँ पर चूंकि न्यूट्रॉन है नहीं, प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो 1 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है 0, तो प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यानी कि द्रव्यमान संख्या हो गई 1। इसी तरह बगल में एक दूसरा परमाणु हमने बनाया हुआ हीलियम का। तो हीलियम के नाभिक में आप लोग देख रहे हो सेंटर वाले पार्ट में 2p+ लिखा है, मतलब 2 प्रोटॉन हैं। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। यानी कि हीलियम के नाभिक में 2 इकाई धनावेश है प्रोटॉनों के कारण। ठीक है, और 2n लिखा है, 2n मतलब 2 न्यूट्रॉन भी हैं। और बाहरी कक्षा में देखिए आप, जो वृत्ताकार कक्षा है उसमें 2 हमने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। चूंकि 2 प्रोटॉन हैं उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाहर हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ठीक है, तो हीलियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। न्यूट्रॉनों की संख्या घट बढ़ सकती। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या है 2। जैसे इसके पहले वाले केस में देखा न्यूट्रॉन 0 थे, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या किससे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। तो नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 2, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को। तो नाभिक में कितने प्रोटॉन थे? 2। नाभिक में कितने न्यूट्रॉन थे? 2। तो 2 और 2 को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 4। तो यानी कि हीलियम की द्रव्यमान संख्या होती है 4। तो हमको द्रव्यमान संख्या हमने यहाँ पर नहीं समझाना चाह रहे थे, हमारा उद्देश्य केवल परमाणु संख्या से था, उसको समझाने का था। तो परमाणु संख्या कहते हैं किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, और परमाणु क्रमांक से ही तत्व पहचाना जाता है। जैसे किसी परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन होगा, तो जिसके भी नाभिक में 1 प्रोटॉन होगा इसका मतलब वो हाइड्रोजन परमाणु है। यदि किसी के नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे इसका मतलब वो हीलियम का परमाणु है। ठीक है, किसी तत्व के नाभिक में 3 प्रोटॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे मतलब उसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो वो लिथियम का परमाणु होगा। तो याद है कि परमाणु क्रमांक से हम किसी तत्व को पहचानते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक समझ में आ गया। परमाणु क्रमांक कहते हैं किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग देखोगे कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया। हाइड्रोजन का देखिए लेफ्ट साइड में 1 है, और यहाँ पर हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, मतलब लिथियम के नाभिक में 3 प्रोटॉन हैं, बेरिलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन हैं। फिर राइट हैंड साइड में आएंगे बोरान 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। इस तरह से सभी तत्व बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, और हम लास्ट क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि ये जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो लाइंस हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन, मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब जो पड़ी लाइनें हैं। कौन सी लाइनें? पड़ी लाइनें हैं, ये हम फिर से बता देते हैं। ओके, तो ये जो पड़ी लाइनें हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन है 1, ये 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7। तो 7 लाइन्स जो आपको दिखलाई पड़ रही हैं, जो पड़ी लाइनें जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, इसको हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, और यदि हम दूसरी चीज़ होती है ग्रुप, और जो खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, खड़ी लाइनें जैसे कि ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, इनको हम बोलते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। तो पड़ी लाइनों को आवर्त और खड़ी लाइनों को वर्ग। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त होते हैं और 18 खड़ी लाइनें हैं, यानी कि 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, अब हम आवर्त में चलते हैं। ठीक है, अब इन आवर्त को हम कुछ नाम देते हैं। ठीक है, कितने तत्व होते हैं किस आवर्त में, आइए जानते हैं। तो यदि हम देखें पहले आवर्त को, तो पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, ये हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। तो पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 यहाँ पर हैं और फिर 2 के बाद में इस साइड कितने, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6, 6 इस साइड में हैं। तो दूसरे आवर्त में होते हैं 8 तत्व। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व। तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व। ठीक है, और चौथे आवर्त में देखें तो 1 2 यहाँ पर हो गए और बीच में कितने हैं? 2 बीच में होते हैं ये 10 ये हो गए। तो 10 और 2 12 और 6 इस साइड है, 12 6 18। तो तीसरे आवर्त में होते हैं 18 तत्व। चौथे आवर्त में इसी तरह 2 यहाँ पर हैं, बीच में 10 हैं, तो 10 2 12 और 6 इस साइड में हैं, तो 12 6 18। अब बात आती है कौन सा आवर्त? 1 2 3 4 पाँचवें आवर्त की, सॉरी 1 2 3 4 5 छठवें आवर्त की। ठीक है, छठवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो छठवें आवर्त में आपको दिखलाई पड़ रहा है सीजियम था 55 एटॉमिक नंबर है, बेरियम है 55 56। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हो गए 55 56 वाले। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 57। 57 के बाद डैश लगा है और डैश के बाद लिखा हुआ है 71। ठीक है, 57 से लेकर के 71 तक। तो 56 के बाद 57 आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो 56 के बाद 57 आना स्वाभाविक, 57 आएगा। 57 के बाद देखिए यहाँ पर हम देखें, उसके बाद HF लिखा हुआ, 72 लिखा हुआ। तो 57 के बाद में ये 72 कैसे आ गया? जैसे ऊपर इसके देखें 39 था और 39 के बाद 40 आ गया। चलो आता है 39 के बाद 40, 40 के बाद 41 आता है। तो चलो ये तो एक क्रम से थे, लेकिन 56 के बाद यहाँ पर 57 आना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पर 58 आना चाहिए था, लेकिन 57 से 71 लिखा हुआ है, फिर आगे 72 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब? 57 से 71 क्या है? मतलब इस वाली जगह पर, यहाँ के तत्व कहाँ चले गए? यहाँ के जो तत्व हैं वो ये रखे हुए 57 57 58 59 60, ये 57 58 59 60, ये कहाँ तक लिखे? 71 तक। लास्ट में देखूंगा आप 71 ये दिखलाई पड़ रहा। तो 57 से लेकर के 71 तत्व एक्चुअली में इस वाली जगह पर रखे हुए हैं, इस वाली जगह पर, यानी कि एक ही जगह पर ये कुल कितने तत्व रखे हुए हैं? 15 तत्व इस जगह पर माने गए हैं। क्योंकि हम एक ही जगह पर 15 तत्वों को दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए उनको हमने अलग से दिखाया हुआ है। नीचे की जो पहली लाइन है उसमें दिखाया हुआ है। हालांकि इनकी जगह यहीं पर है, लेकिन उनको हम यहाँ पर एक ही जगह पर इन 15 तत्वों को एक साथ दिखा नहीं सकते हैं। इस वजह से हमने मुख्य आवर्त सारणी से इनको थोड़ी नीचे अलग जगह दी हुई है, लेकिन तत्व ये इसी आवर्त में ही माने जाएंगे, जो 7वां आवर्त है उसमें माने जाएंगे। तो कुल कितने तत्व हैं? ये 15 तत्व हैं। ठीक है, तो फिर गिनते हैं इसमें, इस आवर्त में कितने तत्व हैं? इस आवर्त में हमारे थे इस आवर्त में, छठवें आवर्त में 55 56, 2 ये हो गए। ठीक है, और ये कितने हो गए? यहाँ पर कितने हो गए? 15।
ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक बचे 9, तो कितने हो गए, यहाँ पर 2, 2 और 15 17, 17 और कितना 9, कितने हो गए, 17 में कितना हुआ 26, 26। और 26 के बाद में ये 6 तत्व अभी आगे ये हैं, तो 26 और 6 32। तो कुल मिलाकर के जो छठवें आवर्त में तत्व हैं वो कितने हैं, 32 होते हैं। 32 एलिमेंट्स होते हैं, 32 तत्व होते हैं। इसी प्रकार अब सातवें आवर्त में आ जाएं। ठीक है, सातवें आवर्त में 2 तत्व ये हैं, 2 यानी कि 87 परमाणु क्रमांक 88 परमाणु क्रमांक वाले। उसके बाद जैसे ऊपर था वैसे यहाँ पर भी है, 89 से 103, 89 से 103 तक परमाणु क्रमांक के जो तत्व हैं वो कहाँ हैं, वो अब देखिए ये हैं यहाँ पर 89, 90, 91, 92, 93, ये यहाँ से लास्ट तक जो है ये जो है 103 तक ये जाते हैं। तो ये जो 15 तत्व हैं इनकी जगह है आवर्त सारणी में रखे तो एक ही जगह पर है, 89 से 103 यहाँ पर आने चाहिए। क्योंकि एक जगह पर हम 15 तत्व को दिखा नहीं सकते हैं, इस वजह से हमने इसको आवर्त सारणी के बॉटम में जगह दी हुई है, लेकिन माना उनको यहीं पर गया है। ठीक है, तो अब इस सीरीज में या जो लास्ट वाला आवर्त है इसमें कितने तत्व हुए हमारे टोटल, तो गिनते हैं। 2 ये हो गए, ठीक है। सेम इसी तरह 15 ये वाले हो जाएंगे, तो 15 2 17, फिर 9 ये बचे, 17 9 26 और 26 और 6 32, तो कुल 32 तत्व ये हो गए। ठीक है, तो इस तरह अगर कोई पूछता है हमसे कि किस आवर्त में कितने तत्व हो सकते हैं होते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 2। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 2। दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 2 और 10 2 12 6 18, तो चौथे आवर्त में 18, पाँचवें आवर्त में 18, छठवें आवर्त में 32 और सातवें आवर्त में 32। तो 2 8 8 18 18 32 और 32। यदि इन सब को आप टोटल करें, 2 8 यानी कि 2 + 8 + 18 + 18 + 32 + 32, तो टोटल निकल करके आएगा 118। कितना निकल करके आएगा, टोटल निकल करके आएगा 118। तो कुल मिला करके अभी तक 118 तत्व ये खोजे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम इन्हें कहते क्या हैं, इन आवर्तों को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो पहले आवर्त में कितने तत्व थे, पहले आवर्त में 2 तत्व थे, तो इसमें तत्वों की संख्या कम होने के कारण इस आवर्त को हम कहते हैं अति लघु आवर्त। पहले आवर्त को क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त, जिसमें 8 तत्व होते हैं, यानी कि दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तो इस आवर्त को हम कहते हैं लघु आवर्त। जिसमें 2 तत्व होते हैं उसको अति लघु आवर्त, और यानी कि और जो हमारा दूसरा पीरियड है या दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त, इसमें 8 तत्व थे, उसको हम बोलते हैं लघु आवर्त। अति लघु आवर्त और जिसमें 8 होते हैं उसको लघु आवर्त। ठीक है, जिसमें 18 तत्व होते हैं, जिसमें 18 तत्व होते हैं उसको हम कहते हैं दीर्घावर्त। क्या कहते हैं, दीर्घावर्त। और जिसमें 32 तत्व होते हैं, यानी कि छठवां आवर्त और सातवां आवर्त, जिसमें 32 तत्व होते हैं उसको अति दीर्घावर्त। जिसमें 2 तत्व अति लघु आवर्त, जिसमें 8 तत्व लघु आवर्त, जिसमें 18 तत्व हैं उसको दीर्घावर्त, और जिसमें 32 तत्व हैं उसको हम कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।